Hi everyone. So let's start with our new topic, that is photoelectric effect. Photoelectric effect. लास्ट क्लास में हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डिस्कस की थी. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसकी कॉन्टिन्यूएशन में ही है. ठीक है, हम ऑलरेडी पार्टिकल नेचर ऑफ जो है डिस्कस कर चुके हैं. अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब वेव ने आज जो है आपका वेव नेचर पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम रेडिएशन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, जो डुअल हमने जो स्टार्टिंग में किया था ना, कि जैसे ऐसे कहा था हमने, जो डुअल बिहेवियर होता है ईएम रेडिएशन का, वो कैसा होता है, मतलब कि एक जो होता है वो रेडिएशन वेव लाइक प्रॉपर्टी भी शो करती है और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी भी शो करती है. तो आज वो वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो बस अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लेते हैं. बहुत सिंपलेस्ट इफेक्ट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, सपोज कोई भी आपने मेटल लिया, सपोज दिस इज मेटल. ठीक है, हम कोई भी सपोज यहाँ पे मेटल लेंगे और जब हम उसे इरेडिएट करवाएंगे लाइट के साथ, सपोज हमने उस मेटल के ऊपर कोई भी लाइट डाली है. ठीक है, जैसे ही लाइट उसे स्ट्राइक करेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा. इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्ट. ठीक है, जैसे ही मेटल के ऊपर लाइट आएगी, रेडिएट करेगा मेटल के ऊपर, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा. अब जो ये सेंटेंस है, जैसे ही लाइट आएगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो अब कैसे हुआ ये वो हम देखेंगे, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. ये एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ऐसा देखा गया था एक्सपेरिमेंट के टाइम पे कि जैसे ही आएगी, सपोज इसने जिस ही टाइम पर इसे टच किया वैसे ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा. ठीक है, जैसे कोई टाइम लैग नहीं होगा कि मतलब 2 सेकंड रुक रही है, 3 सेकंड रुक रही है, बिल्कुल भी नहीं. जैसे ही लाइट आएगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा. इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कैसे, मतलब इन द फॉर्म ऑफ, हमें ना इलेक्ट्रिक करंट, जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया था. ठीक है, तो फिर उन्होंने सोचा कि हाँ, जैसे ही मेटल के ऊपर लाइट आ रही है तो वैसे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है. अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं इसका. जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे हमने एक लगाया डिटेक्टर. दिस इज व्हाट डिटेक्टर. ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई भी रखा है, सपोज एक मेटल सरफेस. ये एक डिटेक्टर है. दिस इज योर डिटेक्टर. डिटेक्टर ये है हमारा कोई भी मेटल. ठीक है, इसको हमने कनेक्ट किया है बैटरी से और यहां पे हमने लगाया एम्पियर टू मेजर करंट. करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर यूज होता है ना, तो करंट को मेजर करने के लिए यहां पे हमने इंसर्ट किया एम्पियर. ठीक है, अब जो ये है आपका ये पॉजिटिव चार्ज है. डिटेक्टर क्या होगा, डिटेक्टर क्या करेगा, और ये जो पूरा सेटअप है आपका, ये एक वैक्यूम उसमें है, मतलब कि ना जैसे इसको हम ऐसे उसमें दिखा सकते हैं, वैक्यूम चैम्बर के अंदर है पूरा सेटअप आपका. ये पूरा ये क्या है, वैक्यूम चैम्बर. दिस इज वैक्यूम चैम्बर. ठीक है, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले एम्पियर यूज किया है. एम्पियर क्यों यूज किया है, ताकि करंट को चेक किया जा सके. डिटेक्टर, क्योंकि मेटल के ऊपर जैसे ही लाइट आएगी तो यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन, मतलब डिटेक्टर ही जो होगा ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे जो कि किसके थ्रू डिटेक्ट होंगे, डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट करेगा. ठीक है, वैक्यूम चैम्बर. अब हमने क्वेश्चन आता है वैक्यूम चैम्बर क्यों क्रिएट किया है हमने. देखो, हमें पता है कि जो ईएम रेडिएशन होती है, ईएम रेडिएशन तभी ट्रेवल करती है, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए, है ना. हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, आई थिंक इससे प्रीवियस लेक्चर में या उससे भी पहले वाले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रैवल करने के लिए. इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे वैक्यूम चैम्बर, क्योंकि वैक्यूम होगा तभी ईएम रेडिएशन आपकी ट्रैवल कर पाएगी. ठीक है, तो इसलिए वैक्यूम क्रिएट किया. डिटेक्टर क्यों यूज किया, डिटेक्टर हमने इसलिए यूज किया क्योंकि जैसे ही मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो कोई ना कोई चीज तो चाहिए, वरना हमें कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन्स भी इजेक्ट हुए भी हैं या नहीं. इसलिए जैसे ही मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट कर लेगा. ठीक है, और इस करंट का हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि करंट कैसे आएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में जनरली हुआ क्या था. यहाँ पे हमने बैटरी तो इंसर्ट कर ही रखी है. ठीक है, ये क्या है, ये नेगेटिव है और ये क्या है, ये पॉजिटिव है मेटल का. अब लाइट कहाँ से, लाइट सपोज ऐसे लाइट आ रही है, मैं ऊपर वाला रब कर देती हूँ सो डेट कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. ठीक है,
ये डायग्राम था और सपोज यहां से कोई भी लाइट आ रही है, ये क्या है, लाइट आ रही है, ठीक है। अब वैक्यूम चैम्बर है, लाइट आ रही है यहां से, है ना, तो ये हमारा, अब हम देखते हैं कि ऐसा कुछ, अब ये एक्सपेरिमेंट चलो कर दिया था जैसे भी, तो फिर अब हम इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब जैसे भी डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्ट हुए, ये वो जो भी हुआ, तो अब हम उसका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट चेक करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस, ठीक है, एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस, अब इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टेटमेंट के अंदर, बिकॉज ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझनी। जैसे ही इस मेटल के ऊपर लाइट आएगी, जैसे ही इस मेटल के ऊपर लाइट आएगी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, कोई टाइम लैग नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि लाइट आई, ठीक है, 2-3 सेकंड यहाँ पे रुकी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसे ही लाइट आएगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसके बाद एक आपका आता है जो सेकंड जो रिजल्ट था वो ये था इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, देखो इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस ऑफ लाइट, इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है ब्राइटनेस, कितनी ज्यादा लाइट ब्राइट है, जितनी ज्यादा आपकी लाइट ब्राइट होगी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, जितनी ज्यादा आपकी लाइट ब्राइट होगी उतनी ही आपके नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ठीक है। दूसरा रिजल्ट था ये। अब हम थर्ड रिजल्ट की बात करते हैं। ये तो चलो एक्सपेरिमेंट का डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया होगा, तो अब मैं इसे रब कर देती हूँ, ठीक है। थर्ड एक आपके पास नई टर्म आएगी और वो टर्म है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो एक है ना मेटल के पास, हर एक मेटल के पास अपनी एक क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसके एक मतलब प्रॉपर्टी कह लो या फिर ऐसे कह लो कि हर एक फ्रीक्वेंसी वो एग्जर्ट करते हैं, ठीक है, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम टर्म दे सकते हैं कि हर एक मेटल के पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी की कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके नीचे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, ठीक है। एक मेटल मतलब ऐसे समझेंगे हम इसको कि एक मेटल के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। भाई अगर सपोज 10 है, है, ठीक है, तो अब जैसे इसके नीचे ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा, ठीक है, सपोज मिनिमम फ्रीक्वेंसी 10 है तो उसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा किसी भी मेटल के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो ये है कि देयर इज, मतलब ऐसे कह सकते हैं फॉर ईच मेटल देयर इज कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which photoelectric effect is not observed, ठीक है, मतलब हर एक की मेटल के पास एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होता है। अब इससे हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे इसका। देखो सपोज कोई भी फ्रीक्वेंसी है और वो बड़ी है इस फ्रीक्वेंसी से, सपोज ये फ्रीक्वेंसी जो इस फ्रीक्वेंसी से बड़ी है, तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ना उसकी एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी होगी। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर आप सपोज आपके पास फ्रीक्वेंसी इस वाली न्यू नोट से बड़ी है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी कुछ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये लाइन मैं रब कर देती हूँ, रिजल्ट ही चल रहे हैं, थर्ड रिजल्ट है आपका, ठीक है। अब
इट मीन्स मतलब कि ऐसा क्या है कि इजेक्टेड, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, फ्रीक्वेंसी की। किसकी फ्रीक्वेंसी, मेटल की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की जो इजेक्ट हुई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यहाँ पे मेटल का तो सरफेस है, लाइट आ रही है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ज्यादा होगी उतना ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी हाई। अब ये जो तीन हमने रिजल्ट डिस्कस किए हैं, सबसे पहला हमने रिजल्ट ये डिस्कस किया है कि भाई जितने नंबर होंगे, मतलब जैसे ही, सॉरी नंबर तो बाद में, जैसे ही लाइट आएगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा हमने ये डिस्कस किया था कि इंटेंसिटी जो होती है वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, जितनी ज्यादा ब्राइट लाइट होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। थर्ड हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जो रिजल्ट डिस्कस किया। ये तीनों जो हमने रिजल्ट डिस्कस किए हैं ये हम लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ठीक है, जो न्यूटन्स के टाइम का जो था ना उनसे ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं हो सकती थी। और साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि है ना, जैसे अब मैंने यूं कहा था कि सेकंड के अंदर इंटेंसिटी जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब कि क्या है कि नंबर ऑफ इजेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ब्राइटनेस ऑफ द लाइट पे डिपेंड कर रहे होंगे। तो साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी तो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, ब्राइटनेस ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो फिर आइंस्टाइन आए थे, आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, कुछ फॉर्मूलेज दिए थे जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कहने का, अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। तीन रिजल्ट तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब बात करते हैं कि हुआ क्या। अब साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि ब्राइटनेस ऑफ लाइट है, ब्राइटनेस ऑफ लाइट सेकेंड वाले रिजल्ट के अंदर हमने देखा था ब्राइटनेस ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, या फिर जो भी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, ऐसे लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो उन्होंने कहा जब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो ये जो ब्राइटनेस ऑफ लाइट है ये काइनेटिक एनर्जी के भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होनी चाहिए, क्योंकि ब्राइटनेस जितनी ज्यादा लाइट ब्राइट होगी तो उन्होंने कहा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी जो होनी चाहिए इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। इट डज नॉट डिपेंड, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ब्राइटनेस ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ये हमने ऑब्जर्वेशन मिली थी। अब सपोज एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। एक है ना पोटेशियम मेटल अगर हम लेते हैं और उसके ऊपर रेड लाइट से उसे इरेडिएट करवाते हैं। हमने क्या लिया, हमने कोई भी एक पोटेशियम मेटल लिया, जस्ट वेट, हाँ, अब हमने कोई भी एक पोटेशियम का मेटल लिया, दिस इज पोटेशियम मेटल। कोई भी हमने पोटेशियम का मेटल लिया, सपोज हमने ना उसको रेड लाइट से इरेडिएट करवाया, तो है ना कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, चाहे आप कितनी ही रेड लाइट ब्राइट ले लो, कितनी ही डल रेड लाइट ले लो, किसी भी उसकी ले लो। ठीक है, तो जब रेड लाइट किसी भी ब्राइटनेस की जब शाइन करेगी ना पोटेशियम मेटल के ऊपर, तो मतलब चाहे आप कितने ही टाइम तक, चाहे आप आवर्स के लिए पोटेशियम मेटल तक लाइट को लेके रखो, पर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स will not be ejected। ठीक है, पर एक दूसरा केस हमने लिया और हमने ये देखा कि जैसे ही हमने पोटेशियम मेटल को, मेटल सेम है इस बार, पोटेशियम मेटल को वीक येलो लाइट से हमने करवाया ना, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, मतलब कि जैसे ही आपने वीक येलो लाइट से शाइन करवाया ना पोटेशियम मेटल के ऊपर, तो आपका पोटेशियम मेटल फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जैसे ही लाइट आई तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो थे आपके वो इजेक्ट हुए और हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिला। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या, अब ये रिजल्ट हमें कैसे मिल रहे थे, मतलब हम समझ ही नहीं पाए साइंटिस्ट की ऐसा क्या हो रहा है। तो फिर क्योंकि उन्होंने रिजल्ट देख लिया था, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पूरी डेफिनेशन दे दी थी। उसके बाद आए साइंटिस्ट आइंस्टाइन, उन्होंने इस थ्योरी को बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया, पर उनका जो एक्सप्लेनेशन का मतलब था
वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था एज कंपेयर टू जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ना लास्ट वाले लेक्चर के अंदर। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। देखो उन्होंने कहा, सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेंगे। उन्होंने ऐसे कहा कि जैसे सपोज ये कोई भी ना मेटल होता है, मेटल है। अब मेटल किससे बना हुआ है? मेटल के अंदर भी मेटल के एटम्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और जो लाइट आ रही है उसके पास भी फोटोन है ना। फोटोन का हमने डिस्कस किया था ना, फोटोन क्या होता है, क्वांटम क्या होता है, तो कल हमने डिस्कस किया था। तो जो लाइट आ रही है और जो मेटल, जैसे ही आप देखो, सपोज ऐसे देखो कि जो मेटल है ना, मेटल को हम किससे शूटिंग करवा रहे हैं? लाइट की, मतलब मेटल के ऊपर लाइट को शूट कर रहे हैं, एज अ बीम ऑफ लाइट यहाँ पे शूट कर रही है, ठीक है। बीम ऑफ लाइट के अंदर क्या है? फोटोन्स की ही बीम है, क्योंकि लाइट फोटोन से ही बनी हुई होती है, तो फोटोन के पार्टिकल्स ही हैं। तो जब फोटोन है आपकी, वो मतलब फोटोन के पास क्या है? फोटोन के पास एक पर्टिकुलर एनर्जी है, इसकी फोटोन के पास एक पर्टिकुलर एनर्जी है ना। तो फोटोन के पास, जिसके पास एक पर्टिकुलर एनर्जी है, वो स्ट्राइक करेगा ना। अब मेटल के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया कि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं ना। तो जैसे ही ये जो फोटोन इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, तो इनके बीच में कोलिजन होगा बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, फोटोन ऑफ लाइट और इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, इनके बीच में क्या होगा? कोलिजन होगा। दोबारा से अगर हम इस चीज को समझते हैं, तो जब फोटोन जो होगा, जिसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी है, वो आपके इलेक्ट्रॉन जो थे मेटल के ऊपर, उसको स्ट्राइक करेगा, तो क्या करेगा? वो अपनी एनर्जी इनके एनर्जी के अंदर डाल देगा, पर कोलिजन होगी, और कोलिजन होने के बाद देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम फोटोन टू इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, ठीक है। तो अपनी एनर्जी, जो फोटोन के इसके पास एनर्जी थी, उसे अपनी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के अंदर ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होगा विदाउट एनी डिले यहां से इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात ये थी कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी ना फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ट्रांसफर होगा। देखो एनर्जी ऑफ फोटोन ऐसे लिख देते हैं एक स्टेटमेंट के अंदर, एनर्जी ऑफ फोटोन ज्यादा तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ज्यादा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम फोटोन टू क्या कहते हैं इसे, ज्यादा हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास पूरा एक टर्म आ गई, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो थी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। मींस काइनेटिक एनर्जी of ejected electron is directly proportional to frequency of EM radiation. एनर्जी ऑफ फोटोन है ना, फोटोन के पास क्या है? फ्रीक्वेंसी भी है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। मैं इस पूरे प्रोसेस को दोबारा समझाती हूँ, वैसे बहुत ज्यादा इजी है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, बहुत इजी है। देखो हमने ना मेटल लिया, मेटल के ऊपर हमने कोई भी एक लाइट इरेडिएट करवाई, ठीक है। जैसे ही मेटल के ऊपर लाइट आएगी, लाइट के पास क्या है? लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स। लाइट किसकी बनी हुई है? फोटोन्स की बनी हुई है। अब उन फोटोन्स के पास एक पर्टिकुलर एनर्जी है, तभी तो वो आ रहे हैं, ठीक है। तो फोटोन के पास एक पर्टिकुलर एनर्जी है। जैसे ही फोटोन मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, तो वहां पे कोलिजन होगी फोटोन ऑफ लाइट की और इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल की, ठीक है। जैसे सपोज मैं इसको सपोज ऐसे फोटोन्स शो कर रही हूँ, तो फोटोन्स और जैसे यहाँ पे कोलिजन होगी, जैसे फोटोन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इनकी कोलिजन होगी। कोलिजन होने की वजह से क्या होगा? कोलिजन होने की वजह से ट्रांसफर कर देगा फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल के अंदर। फोटोन ने क्या किया? अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल के अंदर ट्रांसफर कर दी, ठीक है। अब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी ऑफ फोटोन जैसे जितनी ज्यादा होगी और ट्रांसफर जैसे ही की ना, तो उसने इजेक्ट हो गया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से इजेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन जितनी ज्यादा होगी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। और काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, ठीक है।
तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन थी वो इंक्रीज करेगी, मतलब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट था, पर यहां तक खत्म नहीं हुआ। अब जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अब आइंस्टाइन ने यहां तक बात खत्म नहीं की। उन्होंने कहा सपोज स्ट्राइकिंग जो फोटोन है उसकी एनर्जी सपोज एच न्यू है, एच न्यू ही होती है क्या, एच न्यू ही होती है। कल पता नहीं कौन से लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था ना, E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है ना। तो ये है क्या, सिंस ये है ही, स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू है, ठीक है। और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन वो कितनी है, एच न्यू नॉट है, ठीक है। सपोज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन कितनी है, एच न्यू नॉट है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्क फंक्शन से, वर्क फंक्शन W नॉट, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगी ये, अब वैसे तो हम जनरली काइनेटिक, ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब देखते हैं ये रिलेशन आया कैसे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। देखो, हम तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने छोटी क्लासेस के अंदर इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व किया, हाफ mv² होता है, तो इसके अंदर एच न्यू नॉट और एच न्यू क्यू ऐड हो गया है ना, ये हमें समझना है। देखो ये ऐड इसलिए हुआ क्योंकि स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी थी, स्ट्राइकिंग फोटोन का मतलब जो फोटोन आ रहा था उसकी एनर्जी थी एच न्यू, ठीक है। और जो कम से कम एनर्जी की जरूरत थी वो इलेक्ट्रॉन को इतनी थी, ठीक है, मतलब इजेक्ट होने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी, तो इतनी एनर्जी तो है ही, ठीक है, ये तो होगी ही। अब एच न्यू क्या था, ये तो एनर्जी ऑफ द फोटोन थी, और काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है, हाफ mv², ठीक है। तो इसलिए हमने इन दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि इतनी तो मिनिमम रिक्वायर्ड होगी ही और इतनी तो होती है। अब ये me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज दिस me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये v क्या है, v इज द वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हम ऐसे कह सकते हैं इस पूरे को कंक्लूड करके कि जितनी ज्यादा आपकी बीम जो होगी ना लाइट की, वो जितनी ज्यादा ब्राइट होगी, इंटेंस होगी, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इजेक्ट होंगे, ठीक है। जितनी ज्यादा आपकी बीम ऑफ लाइट इंटेंस होगी उतने, वो तो रिजल्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके कि लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हमने देख लिया। अब हम दूसरे टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया कि जितनी ज्यादा ब्राइट होगी आपकी लाइट उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, समझ में आई। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतना ही था, बहुत इजी है। इसके अंदर आपको एक बार आप पढ़ लोगे ना, सपोज नोट्स बनाए हैं, उनको आप एक बार भी रीड कर लोगे तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं डुअल बिहेवियर। बात तो ऑलरेडी सारी हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, बस थोड़ा सा कंक्लूड करना है कि ऐसा क्या था, मतलब कि हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे थे, हमने उन टॉपिक्स को क्यों पढ़ा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्यों पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों पढ़ा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को क्यों पढ़ा, इतनी सारी हमने जो बड़ी बड़ी थ्योरीज पढ़ी है उनका हमें क्या फायदा हुआ, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि भाई ये थ्योरीज तो हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए ये 3-4 थ्योरीज तो हमें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद अगर सपोज हम डायरेक्ट ये पढ़ लेते ना तो हमें कुछ दिमाग में क्वेश्चंस डाउट्स आते जो कि हम नहीं सॉल्व कर पाते। तो इसलिए हमें जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा, ठीक है, और जो हमने जो भी चीज पढ़ी है अब तक, ठीक है, उन सबको कंक्लूड करके डुअल बिहेवियर ऑफ ईएम रेडिएशन आया। अब देखते हैं कैसे आया ये, देखो। अब है ना,
अब साइंटिस्ट एक दुविधा में पड़ गए थे, और वो दुविधा क्या थी, और वो दुविधा थी ये कि पार्टिकल नेचर ऑफ जो लाइट है, देखो अब मतलब है ना, वो एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, पर उन्होंने एक्सेप्ट करना पड़ा इस चीज को कि जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और लाइट की वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। वेव लाइक प्रॉपर्टीज, वेव ऐसे ऐसे जो ट्रेवल करती है, ठीक है। और पार्टिकल तो जैसे कोई भी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जैसे वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, ये सारी। अब वेव की क्या होती है, वेव की सपोज एम्पलीट्यूड होती है, ठीक है, या फिर वेवलेंथ होती है, ये सारी प्रॉपर्टी वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती है ना। तो जो पार्टिकल नेचर है लाइट का, उसने साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा दुविधा में डाल दिया था कि भाई ऐसा कैसे हो गया है, डुअल बिहेवियर, हम तो ये चीज एक्सेप्ट करने के उसमें नियम, हम तो ये चीज एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। पर तो पार्टिकल नेचर ऑफ ये तो हो गया। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी ईएम रेडिएशन की बेसिस पे साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी बताया, है ना। तो ये बहुत ज्यादा मतलब है ना इनकंसिस्टेंट था कि ऐसा कैसे हो रहा है कि पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी शो कर रही है, और सारे रिजल्ट जो साइंटिस्ट दे रहे थे वो भी, उसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था किसी भी साइंटिस्ट का। तो इसीलिए ऐसी दुविधा को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड था कि एक्सेप्ट कर ले हम कि लाइट के पास दोनों पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करती है और वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करती है। इसका क्या मतलब है कि ईएम रेडिएशन का क्या होता है, डुअल बिहेवियर होता है। ईएम रेडिएशन का क्या होता है, डुअल बिहेवियर, ठीक है। जब भी आपकी जो रेडिएशन होती है ना, कोई भी रेडिएशन जब किसके साथ इंटरेक्ट करती है, मैटर। अब मैटर हमें पता है, कोई भी किसी भी, जैसे कोई भी आपका मैटर होगा, ठीक है, जब भी ये वो करती है, तो लाइट कैसी प्रॉपर्टी बिहेव करती है, लाइट बिहेव एज लाइट, या फिर शोज, लाइट शोज पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी शो करती है, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज शो करती है, ठीक है। पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज शो करती हैं। और वेव लाइक प्रॉपर्टी कब शो करती है, जब लाइट प्रोपगेट करती है, जब लाइट प्रोपगेट करती है, व्हेन लाइट प्रोपगेट्स, when light propagates, तो it shows wave like properties, ठीक है। तो फिर वो wave like properties शो करती है। तो बहुत ज्यादा साइंटिस्ट को टाइम लगा इस बात से कन्विंस्ड होने के लिए कि डुअल बिहेवियर ऑफ ईएम रेडिएशन, भाई ऐसा कैसे होगा, लाइट पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी भी शो कर रही है, वेव लाइक प्रॉपर्टी भी शो कर रही है। पर ऐसा था, और साइंटिस्ट को इस बात को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई मेथड नहीं था, ठीक है। अब हमारे न्यूमेरिकल्स रह गए, न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया है, और बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक किया आज हमने, कुछ भी मुश्किल नहीं किया। पर हाँ, जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है ना, वो h nu इज h nu नॉट प्लस में हाफ mv स्क्वायर वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कोई भी बुक उठा के देखने की जरूरत नहीं है डुअल बिहेवियर ऑफ ईएम रेडिएशन के लिए, या फिर कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हमने सारे चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है। वहां से लेकर के आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे ही स्टार्ट हुआ, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा आएगा, वो हम टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज उस डाउट को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता सकते हैं। और आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।